नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने सत्यम घोटाले के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस घोटाले की सच्चाई मालूम होगी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी घोटाले के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह घोटाला कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे और कितना बड़ा घोटाला था। तो यह सब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सत्यम स्कैम, द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड। साल 1987 दक्षिण भारत में एक दूसरा बिल गेट्स पैदा हो रहा था। उसे बड़ी गाड़ियों का शौक था और स्टाइलिश जूते पहनता था। उसने लोगों को बड़े पैमाने पर बड़े बड़े सपने दिखाए और मसीहा बन रहा था। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी मार्केट में आती है। कंपनी के दो संस्थापक शेयरधारकों अर्थात राजू बंधु, जो कंपनी के प्रमोटर भी थे, उन्होंने कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में लिस्ट कराया और 1992 में इसे पब्लिक कर दिया। यह कंपनी ग्लोबल लेवल पर कार्यरत थी और 55 से अधिक देश में धंधा करती थी। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि कंपनी में 30,000 से ज्यादा कर्मचारी और 500 से अधिक ऑफिस में काम कर रहे थे। 1999 में यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती आईटी कंपनी थी। सितंबर 2008 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ग्लोबल पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन इसके ठीक 5 साल बाद श्री रामलिंगा राजू ने सत्यम घोटाले को कबूल किया, जिसे भारत का एनरॉन भी कहा जाता है। यह पता चला है कि कंपनी द्वारा दावा किया जाने वाला लगभग 1.04 बिलियन डॉलर का बैंक कर्ज और कैश वास्तव में सिर्फ कागज पर थे। पिछले कुछ वर्षों में सत्यम में लगभग हर तिमाही में अपने इनकम को बढ़ा चढ़ाकर बताया। कंपनी के संस्थापक राजू ने धोखाधड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और कई बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए अपने निजी कंप्यूटर का उपयोग किया था। उसने फर्जी बैंक खातों से ब्याज इनकम का दावा करके बैंक इनकम स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। कंपनी के इंटरनल ऑडिट के ग्लोबल प्रेसिडेंट ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नकली ग्राहक आइडेंटिटी और नकली चालान बनाने में भी उसकी मदद की थी। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट में बोर्ड के फर्जी प्रस्ताव बनाए गए और कंपनी के लिए अवैध रूप से ऋण प्राप्त किए गए। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सत्यम भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कंपनी के सीईओ रामलिंगा राजू ने करीब 2 अरब डॉलर का घोटाला किया था। कंपनी के सीईओ द्वारा पद के दुरुपयोग को लेकर काफी विवाद हो चुका है। सीईओ द्वारा दिखाई गई नौकरियों की फर्जी संख्या सत्ता का दुरुपयोग थी और यह भारत में प्रचलित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसमें यह आभास होता है कि भारत में शक्ति और पद ही मायने रखता है और शीर्ष पद पर बैठे लोग इन्हें प्राप्त किए गए अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। इस घोटाले ने भारत में कॉर्पोरेट जगत को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। एक कॉर्पोरेट कंपनी की भूमिका निवेशकों की इच्छाओं को पूरा करना और उनके इन्वेस्ट को दिशा देना होता है, लेकिन ज्यादातर समय में बिजनेस के लोग निवेशकों के पैसों से खेलते हैं। निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन सत्यम घोटाले ने सरकार और कॉर्पोरेट प्रशासन की बुनियादी भूमिका पर सवाल उठा दिया है। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम बोर्ड को माया इंफ्रास्ट्रक्चर और माया प्रॉपर्टीज, जो कि उनके रिश्तेदारों के मालिकाना हक वाली कंपनियां थी, उनके अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई। हालांकि निवेशकों के विरोध के कारण कंपनी निवेश योजना पर आगे नहीं बढ़ सकी। 25 और 28 दिसंबर 2008 के बीच सत्यम बोर्ड के 3 स्वतंत्र निर्देशकों ने इस्तीफा दे दिया और बाद में श्री राजू ने कंपनी की बैलेंस शीट में हेराफेरी के रूप में धोखाधड़ी की बात कबूल की। लेकिन इस घोटाले को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो साल 1987 में बी रामलिंगा राजू यानी कि मिस्टर राजू ने 20 से कम कर्मचारियों के साथ हैदराबाद में सत्यम का गठन किया था। विडंबना यह थी कि प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत में सत्यम का अर्थ होता है सत्य। कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस सर्विसेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता रखती है और भारत में एक अग्रणी आउटसोर्सिंग कंपनी है।
1991 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आरंभिक पब्लिक लिस्टिंग जारी करने के बाद सत्यम को तुरंत सफलता मिली। 24 जून 1987 को बी रामलिंगा राजू और उनके बहनोई डीवीएस राजू द्वारा स्थापित सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को 1991 में एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। लिमिटेड कंपनी को अपना पहला ही फॉर्च्यून यानी कि 500 क्लाइंट जॉन डीरे एंड कंपनी के रूप में मिला था। थोड़े ही समय में यह 55 देशों में फैली एक अग्रणी ग्लोबल परामर्श और आईटी सर्विस कंपनी बन गई। इसके पहले कि नेमेसिस ने इसे पकड़ लिया, यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुछ भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों में से एक थी। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो के बाद इसे भारत के चौथे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक के रूप में स्थान दिया गया था। 1990 का दशक कंपनी के लिए अद्भुत विकास का युग था। इसके कारण सत्यम रेनेसा, सत्यम इन्फोवे, सत्यम स्पार्क सॉल्यूशन और सत्यम एंटरप्राइज सॉल्यूशन जैसे कई सहायक कंपनियां का गठन हुआ। सत्यम इन्फोवे यानी कि सीफी संयोगवश NASDAQ पर लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय इंटरनेट कंपनी बन गई। सत्यम ने बहुत सारे व्यवसायों का अधिग्रहण किया और कई देशों में अपने धंधों का विस्तार किया और नई सदी में कई इंटरनेशनल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। सत्यम ने मई 2000 में ग्राहक उन्मुख वैश्विक संगठन प्रशिक्षण नामक कार्यक्रम शुरू करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनकर अपनी उपलब्धियों में एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करे जा रही थी और माइक्रोसॉफ्ट, एमिरेट्स, TRW टेक्नोलॉजीज और फोर्ड जैसे कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किए। BVQI द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली ISO 9001-2001 कंपनी होने का गौरव प्राप्त करना और सिंगापुर, दुबई और सिडनी में कार्यालय खोलकर एक वैश्विक कंपनी के रूप में नाम कमाना भी इस कंपनी की अचीवमेंट साबित होती है। 2005 में इसने सिंगापुर स्थित नॉलेज डायनामिक्स में 100% हिस्सेदारी और लंदन स्थित सिटीसॉफ्ट PLC में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली। सत्यम तेजी से सफलता की राह पर अग्रसर कंपनी थी और उसने ग्राहकों के लिए आईटी समाधान लागू करने से लेकर रणनीति के क्षेत्र में परामर्श देने के लिए उचित रूप से नाम कमाया है। अपने बिजनेस के पीक पर सत्यम ने लगभग 50,000 कर्मचारियों को रोजगार दिया और 67 देशों में काम किया है। सत्यम भारत की बढ़ती सफलता का एक उदाहरण था। सत्यम ने इनोवेशन, गवर्नेंस और कॉरपोरेट जवाबदेही के लिए कई पुरस्कार भी जीते थे। 2007 में अर्न्स्ट एंड यंग ने श्री राजू को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था। 14 अप्रैल 2008 को सत्यम ने कॉरपोरेट प्रशासन और जवाबदेही में भारत की अग्रणी होने के लिए एमजेड कंसल्ट से पुरस्कार जीता था। सितंबर 2008 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ने कॉरपोरेट जवाबदेही में वैश्विक उत्कृष्टता के लिए सत्यम को ग्लोबल पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया था। दुर्भाग्य से ग्लोबल पीकॉक पुरस्कार जीतने के 5 महीने से भी कम समय के बाद सत्यम एक बड़े लेखांकन धोखाधड़ी का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन सत्यम में समस्याएं तब शुरू हुई जब 16 दिसंबर 2008 को इसके अध्यक्ष श्री रामलिंगा राजू ने एक आश्चर्यजनक कदम में 2 मेटास कंपनियों यानी कि मेटास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मेटास प्रॉपर्टीज लिमिटेड के लिए $1.6 बिलियन की बोली की घोषणा की और कहा कि वह उपलब्ध कैश को इसके लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों कंपनियों का प्रचार और नियंत्रण राजू के परिवार द्वारा किया गया था। निवेशकों और बाजार द्वारा इस पर कोई अच्छा प्रतिभाव नहीं आया और 12 घंटों के भीतर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। सत्यम के कॉरपोरेट प्रशासन के बारे में चिंताओं के कारण शेयर की कीमतों में 55% की गिरावट आई। एक आश्चर्यजनक कदम में विश्व बैंक ने 23 दिसंबर 2008 को घोषणा की कि बैंक कर्मचारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए सत्यम को विश्व बैंक के साथ व्यापार करने से 8 साल के लिए प्रतिबंधित यानी कि बैन कर दिया जाता है और डेटा चोरी और कर्मचारियों को रिश्वत देने का आरोप भी लगाया जाता है। शेयर की कीमतें 14% गिरकर 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी।
1991 के बाद से एक स्वतंत्र निर्देशक अमेरिकी शिक्षाविद मंगलम श्रीनिवासन ने इस्तीफे की घोषणा की, जिसके बाद 28 दिसंबर को 3 और स्वतंत्र निर्देशकों यानी विनोद के दाम, एस राममोहन राव यानी कि डीन ने इस्तीफा दे दिया। 7,800 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी और उन्होंने सत्यम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में खुलासा किया कि मेटास कंपनी को खरीदने का उनका प्रयास पेपर पर स्थापित संपत्तियों को वास्तविक संपत्तियों से भरने का उनका आखिरी प्रयास था। उन्होंने अपने पत्र में स्वीकार किया कि यह बिना खाए पिए बाहर निकलने का तरीका जाने बिना बाघ की सवारी करने जैसा था। सत्यम के प्रमोटरों 2 भाइयों बी रामलिंगा राजू और बी राम राजू को आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और केंद्र सरकार ने दागी कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। राजू बंधुओं पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार ने सत्यम के बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसमें 3 सदस्य एचडीएफसी अध्यक्ष दीपक पारेख, पूर्व नेस्कॉम अध्यक्ष और आईटी विशेषज्ञ किरण कार्णिक और पूर्व सेबी सदस्य सी अच्युतन शामिल थे। केंद्र सरकार ने पुनर्गठित बोर्ड में 3 और निर्देशक जोड़े, यानी सीआईआई के मुख्य संरक्षण तरुण दास, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष टीएन मनोहरन और एलआईसी के एस बालकृष्णन शामिल थे। सत्यम के संस्थापक बी रामलिंगा राजू के कबूलनामे के 1 हफ्ते के बाद सत्यम के ऑडिटर प्राइस वाटरहाउस ने अंततः स्वीकार किया कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट गलत थी, क्योंकि यह सत्यम के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए गलत वित्तीय विवरणों पर आधारित थी। 22 जनवरी 2009 को सत्यम के सीएफओ श्रीनिवास वडलामणि ने कर्मचारियों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने की बात कबूल की। उन्होंने पूछताछ कर रहे सीआईडी अधिकारियों को बताया कि इससे संबंधित लेकिन फर्जी वेतन खातों से प्रति माह लगभग 20 करोड़ रुपए निकालने में मदद मिली थी। आंध्र प्रदेश राज्य सीबी यानी कि सीआईडी ने रामलिंगा राजू के सबसे छोटे भाई सूर्य नारायण राजू के घर पर छापा मारा, जिनके पास मेटास इंफ्रा में 4.3% हिस्सेदारी थी और विभिन्न भूमि खरीद और विकास समझौते के 112 बिक्री पत्र बरामद किए गए थे। ऑडिटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी कि पीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ साझेदार एस गोपाल कृष्णन और श्रीनिवास तल्लूरी को सत्यम घोटाले में उनको कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। राज्य की सीआईडी पुलिस ने उन पर धोखाधड़ी यानी कि आईपीसी की धारा 420 और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था। श्री राजू धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार प्राथमिक व्यक्ति थे। भारतीय अधिकारियों ने श्री राजू और सीएफओ, एक प्रबंध निर्देशक, कंपनी के आंतरिक ऑडिट के वैश्विक प्रमुख और श्री राजू के भाई जैसे सहायक खिलाड़ियों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ आरोप दायर किए गए थे। इसके अतिरिक्त सत्यम के ऑडिटर और निर्देशक मंडल धोखाधड़ी का पता लगाने में विफल रहने के कारण इसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेते हैं। अंततः भारतीय व्यवसायों की स्वामित्व रचना में सत्यम घोटाले में योगदान दिया था। श्री राजू ने दावा किया कि उन्होंने सत्यम की बैलेंस शीट पर संपत्ति 1.47 अरब डॉलर बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। लगभग 1.04 बिलियन डॉलर का बैंक ऋण और नकदी जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया था वह अस्तित्वहीन थी। सत्यम ने अपने बैलेंस शीट पर देनदारियों को भी कम दर्शाया है। विश्लेषकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सत्यम ने कई वर्षों के दौरान लगभग हर तिमाही में आय को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। श्री राजू ने धोखाधड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कई बैंक स्टेटमेंट बनाए थे और राजू ने बैलेंस शीट को ऐसे बैलेंस से बढ़ाने के लिए बैंक खातों में हेराफेरी की जो अस्तित्व में थे ही नहीं। उसने फर्जी बैंक खातों से ब्याज आय का दावा करके आय विवरण को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। राजू ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 6,000 फर्जी वेतन खाते बनाए और कंपनी द्वारा जमा किए गए पैसों को हड़प लिया था। कंपनी ने आंतरिक ऑडिट के लिए वैश्विक प्रमुख ने राजस्व बढ़ाने के लिए नकली ग्राहक पहचान बनाई और उनके नाम के खिलाफ नकली चालान तैयार किए। आंतरिक ऑडिट के वैश्विक प्रमुख ने बोर्ड प्रस्तावों में फर्जीवाड़ा किया और कंपनी के लिए अवैध रूप से ऋण प्राप्त किया।
यह भी सामने आया कि कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर के माध्यम से जो नकदी जुटाई वह कभी भी बैलेंस शीट में शामिल हुई ही नहीं थी। राजू ने शुरू में इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कोई भी पैसा अपने व्यक्तिगत खातों में नहीं डाला और कंपनी उतनी लाभदायक नहीं थी जितनी उसने रिपोर्ट में बताई थी। हालांकि बाद में पूछताछ के दौरान राजू ने खुलासा किया कि उन्होंने बड़ी मात्रा में नकदी को अपने स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया था और वे 2004 से ऐसा कर रहे थे। श्री राजू ने शुरू में यह भी कहा था कि उन्होंने धोखाधड़ी को अंजाम देने में अकेले ही काम किया था। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने श्री राजू के भाई, कंपनी के सीएफओ, कंपनी के आंतरिक ऑडिट के वैश्विक प्रमुख और कंपनी के प्रबंध निर्देशकों में से एक पर भी आरोप लगाया था। सत्यम धोखाधड़ी ने निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया था, सरकार और नियामकों को समान रूप से झटका दिया था और भारत में कॉरपोरेट प्रशासन मापदंडों की ऑडिटर प्रथाओं पर सवाल उठाया था। उपरोक्त कॉरपोरेट मलबे से गंभीर कॉरपोरेट प्रशासन समस्याएं उभर कर सामने आती है। इनमें से कई प्रशासन समस्याएं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में कई अन्य कॉरपोरेट विफलताओं में देखी गई है। इन देशों ने कॉरपोरेट विफलताओं पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कॉरपोरेट प्रशासन पर कोड और मानक केंद्र में आ गए हैं। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉरपोरेट घोटालों ने दुनिया भर में कॉरपोरेट प्रशासन ऑडिटिंग प्रथाओं में सुधारकों को गति दी है। 2001 में एनरॉन की पराजय और उस अवधि के आसपास बड़ी अमेरिकी कंपनियों से जुड़े कई अन्य घोटालों ने कॉरपोरेट प्रशासन सुधार प्रक्रिया को गति दी है और इसके परिणाम स्वरूप सरबर्नेस-ऑक्सले अधिनियम 2002 पारित हुआ। ऑक्सले अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आश्वस्त करना था। भारत में भी इसी प्रकार के कॉरपोरेट प्रशासन सुधारकों की आवश्यकता हुई थी। भारत में कठोर नीतिगत उपाय करके कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। भले ही कॉरपोरेट प्रशासन तंत्र शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनैतिक गतिविधि को पूरी तरह से रोक नहीं सकता है, लेकिन बहुत देर होने से पहले वे कम से कम ऐसी गतिविधि का पता लगाने के साधन के रूप में कार्य कर सकता है। जब एक सेब सड़ जाता है तो कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन कम से कम सड़े हुए सेब को संक्रमण फैलने और पूरी टोकरी को संक्रमित करने से पहले ही हटाया जा सकता है। प्रभावी शासन वास्तव में यही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।